are going to start our new subject, which is Principle of Management. This subject is very important for BBA semester 1, and if you are preparing for UGC Net Management, this subject is must. So in this video we will discuss some definition, scope and objective of this subject. So there are some definitions. सबसे पहली definition है मैरी पार्कर फॉलेट की. This is a basic definition which is discussed everywhere, that management is the art of getting things done through others. इसका मतलब है कि मैनेजमेंट एक तरीके का क्या है, आर्ट है क्या करने का, लोगों से काम करवाने का. इफ यू आर मैनेजर then it is not your duty to do the work, it is your duty, you are answerable that why the work is not done या why the work is not done properly. आपको दूसरों से काम कराना आना चाहिए. मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरों से काम कराना आना है, ऐसा नहीं खुद काम करना. खुद तो लेबर काम करते हैं, लेकिन आपको दूसरों से काम कराना आना चाहिए, चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय मैरी पार्कर फॉलेट. ओके, देन दिस डेफिनेशन इज मॉडिफाइड बाय हेरोल्ड कुंट्ज. उन्होंने इस डेफिनेशन के आगे कुछ शब्द और लगा दिया और इसको मॉडिफाई कर दिया. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप. तो इन्होंने क्या किया, ये विद पीपल और इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप ऐड इसमें कर दिया, जिससे डेफिनेशन थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई. ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होती है, आर्ट होती है दूसरों के द्वारा चीज कराने की, दूसरों से चीज कराने की, और कैसे फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप, मतलब कि जो अपनी इच्छा से आए हों ऐसे ग्रुप्स के साथ. जबरदस्ती भी नहीं करनी है. ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं था जबरदस्ती काम कराना, आपको फॉर्मल वे में काम कराना है लोगों से. ओके, फिर इसके बाद जेडी मूनी एंड एसी रेले ने क्या बताया, इन्होंने बताया मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल. इसका ये मतलब है कि आपको लोगों से काम कराना है तो आपको ये दोनों चीज़ें करानी चाहिए. एक तो उनको डायरेक्ट करना चाहिए सही डायरेक्शन में, और उनको इंस्पायर करना चाहिए ताकि वो अपना काम खुद करें. सो अकॉर्डिंग टू जेडी मूनी एंड एसी रेले, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल. देन हेनरी फ्यूल ने डिस्क्राइब किए मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस. दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. सो जब आप हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़ते हैं तो हेनरी फ्यूल ने ये 5 फंक्शंस दिए मैनेजमेंट के लिए, और जेडी मूनी ने ये 2 फंक्शंस दिए, डायरेक्टिंग और इंस्पायरिंग. और हेनरी फ्यूल ने क्या क्या दिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग मतलब चीज़ों के लिए प्लान बनाना. ठीक है, आपका जो भी विजन है उसके लिए प्लानिंग करना. ऑर्गेनाइज मतलब सही ऑर्डर में रखना चीज़ों को, कि पहले क्या चीज़ होनी है बाद में क्या चीज़ होनी है, उनको ऑर्गेनाइज वे में करवाना. कमांडिंग लोगों के ऊपर अपनी अथॉरिटी बना के रखना, उनसे काम करवाते रहना. कोऑर्डिनेटिंग सबके साथ मिल के काम करना. ठीक है, दूसरों की भी प्रॉब्लम्स को समझना. और कंट्रोलिंग मतलब कभी भी कोई भी चीज़ चेंज करने की अथॉरिटी अपने पास होना. ठीक है, कंट्रोल करना, चीज़ों को देख रहा है कि यहाँ पे प्लान वर्क नहीं कर रहा है, सो वी आर एबल टू चेंज द प्लान. ठीक है, कंट्रोल करना चीज़ों को. ये हेनरी फ्यूल ने दिया था. जियोर्ज आर टेरी ने क्या बोला, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्यूरेटिंग एंड कंट्रोलिंग. तो जॉर्ज आर टेरी ने बोला कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ एक्टिविटीज होती हैं. कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्यूरेटिंग एंड कंट्रोलिंग. ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं किसमें, मैनेजमेंट में. तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन से याद करना बड़ा इजी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने किन फीचर्स के बारे में बोला. जैसे मैरी पार्कर फॉलेट, दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन दैट मैनेजमेंट इज अ art of getting things done through other. And then Harold Kuntz update this definition in a formally organized group. And आगे आप लोग देखते जाएंगे कि कुछ ना कुछ इसमें क्या है, कीवर्ड्स है. जैसे जेडी मूनी का कीवर्ड्स है डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल. वहीं हेनरी फ्यूल के कीवर्ड्स है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. जॉर्ज आर टेरी का कीवर्ड है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग. परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश स्टेट्स ऑब्जेक्टिव विद यूज ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, लोगों का इस्तेमाल करके क्या करना, अपनी सारी नीड्स को, जो भी फैक्ट्रीज की नीड है, जो भी मैनेजमेंट की नीड है, उनको पूरा करना. ठीक है, डोनाल्ड जे क्लर्क, इन्होंने क्या बोला, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप. देखिए इन्होंने डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप लेकर आ गई है. सो अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड जे क्लर्क, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ
decision making and leadership. Decision making, why there are some decision which is taken by management for the welfare of the organization. Leadership, because management is a thing which control all the things. ठीक है, तो इसीलिए उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की और लीडरशिप की दोनों की क्वालिटी होनी चाहिए. आर्ट भी है और ये एक साइंस भी है. द ऑथर व्यूज मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग. The quality of decision determines the performance of manager. He also provides the leadership to subordinate for motivating them to undertake their work. ना केवल मैनेजमेंट खुद अपना अच्छे से काम करता है, बल्कि सब ऑर्डिनेट्स मतलब जो उनके नीचे काम करते हैं, जो उनके जूनियर्स होते हैं, उनको भी मोटिवेट करता है ताकि वो भी अपना जो वर्क है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बने, उसको अच्छे से करें. इसके बाद है टेलर. मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. इन्होंने बताया मैनेजमेंट एक आर्ट है ये पता लगाने की कि आपको क्या चाहिए, आपको जो भी चाहिए. ठीक है, पहले तो आपको क्या चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, और आपको जो भी चाहिए उसको बेस्ट मतलब सबसे अच्छे तरीके से एंड चीपेस्ट वे. चीपेस्ट मतलब कि सबसे सस्ते तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे ये चीज़ मिल जाएगी. मैनेजमेंट ये है कि कंपनी का जो भी विजन है, जो भी गोल है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कंपनी को क्या बेस्ट तरीका है और क्या सबसे सस्ता तरीका है. तो दीज आर सम डेफिनेशंस यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन. तो इसमें से बेसिक डेफिनेशन है ये मैरी पार्कर फॉलेट की, हेरोल्ड कुन्स की, आप एफ.डब्ल्यू. टेलर, क्योंकि इन्होंने आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने साइंटिफिक थ्योरी भी दी है, तो इनकी भी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं. आप हेनरी फ्यूल की डेफिनेशन याद कर सकते हैं, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी है. आगे चल के आप ये सब पढ़ेंगे. ठीक है, सो दीज आर सम डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. ओके, फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्या गोल होते हैं, क्या उनको करवाना होता है. तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल का अचीवमेंट. जो भी हमारा कंपनी का विजन है उसको पाना ही मैनेजमेंट का क्या है, ऑब्जेक्टिव है. सो गोल अचीवमेंट. सेकंड, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो भी हमारा रिसोर्स है वो वेस्ट ना हो. ठीक है, जैसे कंपनी में जितना इनपुट जा रहा है तो वो आउटपुट के लिए जाए, कुछ भी बीच में यहाँ वेस्ट ना हो. ठीक है, क्योंकि वेस्ट होगा तो उससे कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा और कंपनी को वो लॉस बेयर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी. थर्ड इज प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े. देखिए, प्रोडक्शन बढ़ाना ईजी होता है. अगर एक फैक्ट्री में एक मशीन लगी हुई है जो 1 घंटे में 5 यूनिट बना रही है और हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 घंटे की जगह 2 घंटे चलाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ 5 की जगह 10 यूनिट बनेगा. लेकिन वहीं कहीं अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो, ये तो प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है, आपने टाइम बढ़ाया और वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ गया. लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है टाइम हो कांस्टेंट. मतलब जैसे पहले 1 घंटे में 5 यूनिट बन रहा था, तो अब ऐसा कुछ किया जाए, ऐसे चीज़ों को अरेंज किया जाए कि 1 घंटा ही लगे और 6 यूनिट बन जाए. दिस मीन्स द प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम. मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए. आपने पता चला मशीन जब स्टार्ट होती है तो उसको प्रोसेस होने में 1 घंटा लगता है, आप 5 घंटे चलाते हो फिर बंद कर देते हो, जिसकी वजह से उसको 1 घंटा फिर वेस्ट होता है. तो ऐसा नहीं, लगातार 10 घंटे चला दिया, ऐसे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. 2 बार स्टार्ट करोगे तो 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक साथ उसको यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, वहाँ पे काम ईजिली हो जाएगा. तो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है उतने ही टाइम में आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ा देना है. डिसिप्लिन एंड मोरल. कोई भी काम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कराना है, ना ही कोई अनएथिकल वे यूज़ करना है. आपकी फैक्ट्री में सब कुछ लीगल तरीके से, सब कुछ अपनी मर्जी से होगा. ठीक है, डिसिप्लिन वे में होगा. आप किसी को भी किसी काम के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं. उसके बाद है एम्प्लॉयज़ प्रॉस्पेरिटी. लोगों एम्प्लॉयज़ को ये लगना चाहिए दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ लाइक फैमिली टू देम. ठीक है, अगर एम्प्लॉयज़ को ये लगेगा कि यहाँ पे मेरे को जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे मैं इंश्योर नहीं हूँ, तो फिर वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, दिक्कत होगी. तो एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पेरिटी का भी ध्यान रखना है ताकि एम्प्लॉयज़ को एक फैमिली वाली फीलिंग आए और एम्प्लॉयज़ अपना काम अच्छे से कर पाए. Profit objective. This is the main objective of any organization. If you are not profitable, then how will you give the salary to the employees? And if you are not giving salaries on time, then the environment of the organization will not be good and organization has to bear some problems. तो profit
आपके पास होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि कंपनी प्रॉफिट में जाए। सो दिस इज द प्राइमरी, ये प्राइमरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में जाए। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ मीन्स कि अगर आज हम लोग कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहना है या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहना है, ऑडियंस बोर ना हो जाए, क्योंकि द मार्केट इज चेंजिंग एवरी डे एंड न्यू प्लेयर्स आर कमिंग। इफ यू आर नॉट मॉडिफाइंग योर सेल्फ देन यू विल हैव टू बेयर सम लॉस। कुछ समय बाद लोग आपसे बोर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपना जो भी प्रोडक्ट है या तो उसमें कोई नई स्कीम्स लाते रहना है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पेटीएम कैशबैक हो गया या फिर अंदर से कुछ रिवॉर्ड निकल रहे हैं लाइक दैट, या फिर आप नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, नई चीजें लॉन्च कर सकते हैं या पुराने ही प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। रिस्क रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन मीन्स यू हैव सम ब्रेकअप प्लान। सपोज 2 दिन का स्ट्राइक हो गया तो ऐसा ना हो कि फैक्ट्री बंद हो जाए, आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप्स होने चाहिए। आपकी फैक्ट्रीज में फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, आपकी फैक्ट्रीज में जनरेटर होना चाहिए। ये क्या करते हैं, आपके रिस्क को कम कर देते हैं कि अगर कल को फैक्ट्री में कोई अनहोनी होती है तो दीज आर द थिंग्स विच कैन प्रोटेक्ट योर factories or organization or whatever it is. Then second is quality objective. If you are compromising with the quality then you have to bear some loss for long term, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, लेकिन जब वो लोगों के बीच में प्रोडक्ट जाएगा तो निगेटिव पब्लिसिटी की वजह से आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होना है। सो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मतलब आपको क्वालिटी बना के चलनी है ताकि आज भले ही आपको प्रॉफिट कम हो लेकिन जब 4 लोग बात करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी और वहाँ से प्रॉफिट भी जनरेट होता रहेगा। कीप टैलेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट the talented employee should not leave the organization, because after some time employees think that this job is very boring for me. So it is totally depend on the manager that he give exposure to these एम्प्लॉयज, उनको कुछ ना कुछ ऐसा देते रहे जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने की बात ही ना करें। सम मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, हॉलीडेज दे सकते हैं आप लोग, या फिर उनको कुछ पर्क्स अलाउंस दे सकते हैं जिसकी वजह से वो छोड़ के ना जाए ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब एक टैलेंटेड एम्प्लॉयज जाता है तो उसकी जगह फिल करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, बहुत समय लग जाता है, क्योंकि वो इतने समय के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा होता है, उसको पता होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें वर्क कर रही है, कौन सी चीज़ें नहीं वर्क कर रही है। सो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, ऐसे टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को अपने से दूर ना जाने दें और फैक्ट्री में संभाल के रखें। इंश्योर अवेलेबिलिटी, ठीक है, दिस पॉइंट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन रिस्क रिडक्शन कि आपको ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ अवेलेबल हो ताकि फैक्ट्री का काम ना रुके। सोशल ऑब्जेक्टिव, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग दैट शुड बी लाइसेंस, आपको सबसे गवर्नमेंट के जितने भी लाइसेंस होते हैं, जितनी भी लीगैलिटीज़ होती है वो पूरी रखनी है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। जैसे आप अगर फैक्ट्रीज लगा रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि फैक्ट्रीज से कहीं नॉइस पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है जो सोसाइटी को लॉस बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, आपने जहाँ फैक्ट्री लगा दी उसके आसपास सोसाइटीज़ हैं और वहाँ पे आप एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन ये सब कर रहे हैं, ऐसे में आपकी फैक्ट्री का नाम वहीं से ख़राब हो जाएगा। लोग ऐसे फैक्ट्री में क्यों प्रोडक्ट खरीदेंगे जो उनकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शुड कीप एन आई ऑन दीज ऑब्जेक्टिव इफ इट वांट टू सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट स्कोप। प्लानिंग में हमारे मैनेजमेंट का स्कोप होता है, इफ मैनेजमेंट इज नॉट देयर हु विल प्लान। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारा प्लानिंग में इंक्लूड होता है। प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफ द कंपनी, अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफ द कंपनी। फिर नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स विच वर्क इज डन फर्स्ट एंड सेकेंड। लाइक एक पजल होता है ना, पजल में सबसे पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। तो ये भी हमारे मैनेजमेंट का ही काम होता है। ठीक है, मैनेजर जो होते हैं वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि कहीं भी वेस्टेज ना हो और हर रिसोर्स का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वेल ऑर्गेनाइज चीज़ों को रखना ये भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। स्टाफिंग, स्टाफिंग मीन्स हायरिंग ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। जैसी जॉब की रिक्वायरमेंट है वैसे ही लोगों को रखना और उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना ताकि ये जॉब में फिट हो, हमारे लिए लॉन्ग टर्म में हमारे साथ जुड़े रहें और इनकी क्वालिफिकेशन भी इस जॉब के अकॉर्डिंग हो। तो स्टाफिंग मतलब लोगों को रखना,
हायर करना, या फिर आपके पास लोग तो हैं फैक्ट्री में लेकिन उनको सही काम में रखना, ठीक है, लोगों को उनकी सही जगह पे रखना। कई बार एक इंसान गलत जगह पे होता है फैक्ट्री में ही, पता चले उसका कैलकुलेशन अच्छा है तो वो जो कैलकुलेटिव वर्क होता है वहाँ पे नहीं है, फाइनेंस में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है, मार्केटिंग में है, जबकि मार्केटिंग में उतना ज़्यादा वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो लोगों को स्वैप करना भी किसका, मैनेजमेंट का ही काम होता है। डायरेक्टिंग मीन्स प्रोवाइड द डायरेक्शन दैट ए फैक्ट्री विल वर्क इन विच डायरेक्शन। सो ये काम भी किसका होता है, मैनेजमेंट का ही होता है। कोऑर्डिनेटिंग मतलब सबके साथ एक रिलेशन बना के रखना और उनके साथ कोऑर्डिनेट करते रहना ताकि ये पता चलता रहे कि फैक्ट्री अभी कहाँ है और इसको जाना कहाँ है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग मीन्स दिस थिंग। कंट्रोलिंग मीन्स सारी चीज़ों पे नज़र रखना, कंट्रोल बना के रखना और ये देखना कि सारा काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। दिस पॉइंट इज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ स्कोप मैनेजमेंट के। नेक्स्ट, यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट। सो सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग प्रोडक्शन इनपुट, ठीक है। प्रोडक्शन इनपुट मीन्स जैसे जो भी हमारा इनपुट होता है, इनपुट क्या होता है, जब हम लोग फैक्ट्री में जाते हैं तो रॉ मटेरियल डालते हैं, मशीन डालते हैं, मैन एंड लेबर डालते हैं, जिसकी वजह से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलता है। इन्हीं का मैनेजमेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहलाता है। किसका, रॉ मटेरियल का, मनी का, मशीन का और लेबर का, इनका जो मैनेजमेंट होता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्शन management. For companies manufacture product, production management is necessary to ensure the operations and logistics supply chain smoothly. अगर आप इन्हीं का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करेंगे तो आपकी सप्लाई चेन चल नहीं पाएगी, प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। प्रोडक्शन कराने के लिए आपको मैन, लेबर, मशीन और मनी चाहिए होता है। इनको अच्छे से मैनेज रखना ताकि आपके सारे डे टू डे के ऑपरेशंस होते रहें, ठीक है, और अच्छे से आपकी चेन चलती रहे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज मस्ट। फिर प्रोडक्ट बनने के बाद आपको क्या करना होता है, उसको मार्केट में ले जाना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट आता है, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीन्स होता है इस प्रोडक्ट को मार्केट करना और इस प्रोडक्ट को सेल करवाना, ओके। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या काम होता है, जिसमें इसको मार्केट करवाया जाएगा और क्या कराया जाएगा, सेल कराया जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसके लिए हम लोग को डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटजीज, एड्स, ठीक है, और ऑफर्स, ये सब यूज़ करके इसको क्या कराना पड़ता है, मार्केट कराना पड़ता है। अब प्रोडक्ट बन भी गया, मार्केट भी हो गया, अब क्या आएगा, पैसा। तो ये क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, प्रोटेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द कंपनी फाइनेंस रिसोर्स, ठीक है। सब चीज़ों को देखना, कंट्रोल करना, प्रोटेक्ट करना और फिर क्या, रिपोर्ट करना। इसमें ये भी आता है कि जैसे कंपनी कभी लॉस में थी तो आपने कोई लोन ले रखा है, या फिर कंपनी आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में तो उस लोन को सेटल करना है, कंपनी को डेप्थ कितना लिया है, कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। आपके बैंक के ट्रांजेक्शन्स हो गए, ठीक है, या फिर आपकी पेमेंट्स हो गई, आपके रिसिप्ट्स हो गए, ये सब आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। Then personnel management. Personnel management is an administrative function within an organization that oversee the hiring of organization, support of employee position, a branch of human resource. Personnel management focus on retiring the right individual to fit the position. Okay, this is like HR कि आपको right person को right जगह पे पहुंचाना है, ठीक है। यही होता है पर्सनल मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट। आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, किस लोग को कौन सी जगह पे रखना है, यही होता है क्या, पर्सनल मैनेजमेंट। देन इज ऑफिस मैनेजमेंट। तो ये आप देखिए जैसे 3 लोग हैं तो इन 3 लोगों के लिए 3 काम है, अब कौन सा लोग किस काम में जा सकता है, यही होता है पर्सनल मैनेजमेंट। देन ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट इज अ टेक्निक ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग and coordinating office activities view achieve business is concerned effective performance of office work. The success of business depend on efficiency to its office. Office means हमारा हेडक्वार्टर, जहाँ से ये सभी रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा आप बताइए, इन चारों के बीच में लिंक के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो वो होता है ऑफिस मैनेजमेंट, जहाँ पे सब कुछ रिपोर्टिंग होती है कि हमारी कंपनी में क्या हो रहा है, A to Z सारी रिपोर्टिंग यही होती है। तो ये भी मैनेजमेंट के अंडर में आता है कि सारे ऑपरेशंस अच्छे से चल रहे कि नहीं हो रहे। दिस इज लाइक अ कंट्रोल रूम। सो ये होते हैं कुछ ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट। सो दीज आर द थिंग्स फॉर दिस वीडियोस, ठीक है। हमने पढ़ा मैनेजमेंट की कुछ डेफिनेशंस, फिर हमने पढ़े स्कोप, फिर हमने पढ़ा ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट,
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थ्योरी काफ़ी लिखी हुई है, आप स्लाइड्स को पीछे करके आप एक बार खुद भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें। थैंक यू।